किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने, विनोद भाई और सरिता दैया की प्यार भरी राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे वैज्ञानिक विधि तक पुदीने की बिजाई पर, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण और उसके उपचार पर। साथ ही सुनाओगे भाइयों ने एक भेंट वार्ता खेत बचाओ अभियान पे, और इसके अलावा भैया करवाओगे मनोरंजन, और जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। सरिता जी, जिस तरह आप जानो कि भाई खेत बचाओ अभियान, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी और ऊपर तक हमारे जो खेत की जोत है वो घटती जाने लग रही है, ज़मीन कम होती जाने लग रही है। तो ऐसे में हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो ज़मीन है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है, और साथ ही साथ हमारे जो खेत की भौतिक दशा है, रासायनिक दशा हमारी मिट्टी की, वो भी खराब होने लग रही है, और जो पानी का चोवा है, लेवल है, वो भी कम होता जाने लग रहा है। देखो विनोद जी, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। उत्तर भारत में तो सारी खेती बाड़ी पे काम चल रहा है जी। जितने और भी हमारे उद्योग धंधे हैं वो भी खेती पर निर्भर कर रहे हैं। बिल्कुल। और खेती की तो है खेत में, जब उसमें खेत में उपजाऊपन नहीं होगा, हमारे पास खेत नहीं होंगी और उसमें बढ़िया फसल नहीं होगी, तो फिर खेत बिना करेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए खेत बचाने तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सरिता जी, आपने जो जिक्र करा इतना बढ़िया कि खेत बचाने इतने जरूरी है, तो क्यों ना भैया ने एक भेंट वार्ता सुनाओ है, और भेंट वार्ता का जो विषय वो है खेत बचाओ अभियान, और इस विषय में जानकारी दी हमें डॉक्टर सरिता जी ने, जो कि जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं सस्य विभाग, विज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र से। तो सुनाओ भाइयों ने भेंट वार्ता। आज की बातचीत का विषय है खेत बचाओ अभियान, और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सरिता जी को। आप जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं सस्य विज्ञान विभाग केवीके में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है कि खेत बचाओ अभियान, ये अभियान जो है क्या अभियान है, और इस अभियान का जो दायरा है वो कब तक है, किस समय से किस समय तक ये अभियान चलने वाला है? जी, जो ये खेत बचाओ अभियान है, ये हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार है, इनके निर्देशानुसार 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक किया गया है। यानी कि अब ये जो हमारी कैंपेन है, अभियान है, ये चल रहा है जी मैम। और इसका जो प्रथम चरण था वो पिछले महीने यानी मई के महीने में किया गया था, जिसमें मेनली फोकस किया गया था, मेन ध्यान रखा गया था कि जो हमारे उर्वरक हैं, खाद हैं, उनका संतुलित रूप से उपयोग किया जा सके, किसान भाई उनको संतुलित तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी अच्छी पैदावार लें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप जो कह रहे हो ना, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई हैं वो हद से ज़्यादा या अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं खादों का, तो वो नियंत्रित मात्रा में उसका प्रयोग करें जी। और डॉक्टर साहब, इसका उद्देश्य क्या है खेत बचाओ अभियान का? उद्देश्य जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, खेत बचाओ, यानी हमें हमारे खेत को, हमारे जो किसानी है, खेती है, हमारी मिट्टी है, जो धरती माता है, उसको बचाना है। और वो बचाने के लिए हमें क्या करना है? हमारे यहाँ जैसे हमारे जो माननीय कुलपति जी हैं प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी, उनके मार्गदर्शन में हमारे अलग अलग जो केवीके हैं पूरे हरियाणा में, सब जगह पे ये अभियान चलाया जा रहा है, और इसमें हम किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं। वो जागरूक करने का उद्देश्य यही है कि किसान भाइयों को ये समझाया जा सके कि आप संतुलित रूप से खादों का उपयोग करें, जो वैज्ञानिक तरीके से तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी अच्छी पैदावार भी लें, लागत कम रखें, उर्वरकों का सही संतुलित उपयोग करें, मिट्टी की गुणवत्ता और उपजाऊ शक्ति को बनाएं, और आगे चल के जो हमारे
उत्पाद हैं जो निर्यात होते हैं बाहर विदेशों में, जी। उनकी गुणवत्ता ऐसी हो कि हर जगह हमारे उत्पादों की डिमांड हो। जी डॉक्टर साहब, जो है कि हमें खेत अपने बचाने हैं, तो खेत बचाने में जो सरकार का एक अभियान है कि कम से कम हमें खादों का इस्तेमाल करना है, जी। तो कौन कौन सी तकनीक है, किसानों को किस तरह हम जागरूक करें कि भाई कम से कम खाद का इस्तेमाल हमें किस तरह करना है, उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरू में मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो खादों का इस्तेमाल शुरू किया गया था, उसका प्रयोजन क्या था। जब हरित क्रांति आई थी उस समय पे उन्नत किस्म के जो किस्में थी, जी डॉक्टर साहब, उनको आगे लाया गया था, क्योंकि उस समय हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से हमें अपने उत्पाद हैं उनकी मात्रा को बढ़ाने की जरूरत थी। बिल्कुल। यानी हमारा उत्पाद बढ़े ताकि सबका पेट भर सके अनाज से। जी। लेकिन आज हम कहीं न कहीं उस मात्रा तक पहुंच चुके हैं, हम सक्षम हैं उतना उत्पाद करने में। आज हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। लेकिन अब हमें मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। और हमारी गुणवत्ता जो है उत्पाद की, या हम कहीं क्वालिटी अगर अच्छी बनानी है, तो उसमें कम से कम रसायन अगर उत्पाद में होंगे उनके अंश, तो हमारा क्वालिटी प्रोड्यूस होगा। चाहे वो हमारे अनाज हो, चाहे वो हमारे दालें हों, चाहे वो हमारे फल हों, सब्जियां हों, उनको हम इस तरह से उत्पादन करें कि हमारी जो फसलें, जो हमारी चीजें आ रही हैं, जिन्हें हम खा रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। साथ ही साथ आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे किसान भाई आजकल हर खेत में यूरिया, डीएपी का अंधाधुंध मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जैसे अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि कहीं किसी खेत के लिए बताया गया, किसी फसल के लिए, कि आपको 3 कट्टे यूरिया इस्तेमाल करना है, तो एक किसान भाई जो चाह रहे थे कि मैं 3 कट्टे इस्तेमाल करूं, लेकिन क्योंकि पड़ोसी ने 4 कट्टे डाल दिए, तो वो 5 कट्टे डालने की सोचते हैं। बिल्कुल। जबकि ये चीज गलत है। प्रतिस्पर्धा है। हालांकि जब यूरिया ज्यादा डलता है, एक बार के लिए खेत हरा ज्यादा अच्छा दिखेगा, किसान भाई को लगता है कि मेरी फसल ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल। परंतु उसके नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो हमारी मिट्टी पे, हमारे पर्यावरण पे और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम किसान भाइयों से अपील करते हैं कि यूरिया और डीएपी का कम मात्रा में प्रयोग करें, ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल, क्योंकि उर्वरकों की, पोषक तत्वों की पूर्ति हमें करनी है मिट्टी के लिए, तो उसके लिए आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। या आप हरी खाद है जिसमें ढैंचा लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, दलहनी फसलें लगा सकते हैं, या गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह की जो जैविक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरे। जी डॉक्टर सरिता जी, इसके अलावा जो आपने बताया कि हरी खाद का इस्तेमाल करें, क्या फसल विविधीकरण भी इसमें कोई मदद करेगी? बिल्कुल मदद करेगा। अगर हम अपने कुरुक्षेत्र जिले की बात करते हैं तो इसमें हम देख के चलते हैं कि हमारे यहाँ जो फसल चक्र चलता है धान और गेहूं का चलता है, क्योंकि ये दोनों यहाँ की मुख्य फसलें हैं जी। अगर मैं ये कहूं कि हमारा जो कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, लंबाला का जो एरिया है ये धान का कटोरा है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। लेकिन धान गेहूं लगाने से मिट्टी में बार बार जो सेम पोषक तत्व हैं उनकी कमी होती जाती है। इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, हमें हर रोज यही कहा जाए कि आप एक ही तरह की सब्जी खाइए, या सिर्फ रोटी खाइए, या सिर्फ चावल खाइए, तो वो कहीं न कहीं हमारे शरीर में बाकी पोषक तत्वों की कमी कर देगी। यही सेम चीज जो है मिट्टी के साथ हो रही है जी। जो पोषक तत्व किसी 1 या 2 फसल को उगाने के लिए चाहिए होते हैं, बार बार मिट्टी से उन्हीं का दोहन हो रहा है जी। और हमारे जो किसान भाई हैं जो उम्र में काफी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि उनके बचपन में जो उन्होंने मिट्टी का स्वास्थ्य देखा था, जो पैदावार होती थी, आज वो नहीं हो रही है। आज हर जगह हम जैसे किसान भाइयों से मिलते हैं, गांव में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो लगभग सभी किसान भाई ये बोलते हैं कि अब मिट्टी वैसी नहीं रह गई है, पैदावार उतनी नहीं होती है। तो इसका कारण कहीं न कहीं ये है कि हम बार बार सेम फसल ले रहे हैं। अगर हम धान गेहूं के बीच में अन्य फसलें लें, जैसे किसान भाई अगर दलहनी फसल लेते हैं, मूंग लगा लिया, जुलाई में उड़द लगा सकते हैं, बीच में मटर लगा लिया, या फिर मक्का लगा दी, चारे वाली कोई और फसल लगा दी, सब्जियां लगा दी, तो इनसे जो एक बैलेंस होता है, जिसे हम संतुलन बोलते हैं, कि उर्वरकों के प्रयोग के बाद, मिट्टी से पोषक तत्वों का दोहन होने के बाद जो मिट्टी में एक संतुलित मात्रा में पोषक तत्व होने थे वो रहेंगे जी। तो हमारी मिट्टी की यानी उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या सिंचाई, जो हम खेत में पानी दे रहे हैं, उसका भी कोई इसमें रोल है कि उससे भी हमारे खेतों के बचाव हो? जी देखिए, जैसे बोलते हैं कि अति हर चीज की बुरी है। यानी संतुलन हमें हर चीज में चाहिए, चाहे वो पर्यावरण में हो, चाहे वो मिट्टी में हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य में हो, खान पान में हो।
तो इसी तरह से पानी के लिए भी, अब अगर हम पानी की बात करें, जो हमारा भूमिगत जल है वो जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अभी हम बात करते हैं कि पानी का, जैसे देसी भाषा में किसान भाई समझते हैं कि चोआ कहाँ पे है। हाँ। तो आज जब हम बात करते हैं, किसी गांव में बताते हैं जी 125 फुट तक गया, कहीं कह रहे हैं 150 फुट तक चला गया, एक दो किसानों ने तो ये कहा कि 180 फुट तक भी चला गया। तो यानी हम पानी जो है उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं कि वो पानी नीचे जा रहा है। जी डॉक्टर साहब। अब अगर हम बात करें कि पहले हमें नदियों से पानी मिल रहा था, कुओं से पानी मिल रहा था, अब उनमें भी पानी कम हो गया। उसका कारण यही है कि भूमिगत जल का स्तर जो है नीचे जा चुका है। हम अपने बचपन की बात करें, हमने हैंडपंप से पानी देखा। बिल्कुल। आज के समय में हम देखते हैं कि मार्केट में पानी मिल रहा है, बोतल में पानी आ रहा है। बिल्कुल। तो अगली आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए पानी कहाँ से आएगा? जी। इसलिए हमें जल को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जो तकनीकें हैं जिनमें जल संरक्षण हो सकता है, हम पानी को बचा सकते हैं, हम उनका इस्तेमाल करें। जैसे ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, मेड़ सही तरीके से बनाना, खेतों को अपने समतल बना के रखना। मान लीजिए अगर किसान भाई लेजर लैंड लेवलिंग कराते हैं, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर कराना है। तो अगर किसान भाई अपने खेत में लगभग हर फसल में, हर साल नहीं तो 2-3 साल में अगर समतल करवाने वाला काम करते हैं, तो मान के चलिए उनके पानी की इतनी अच्छी बचत हो सकती है कि जो खेत, जो किला 5 से 6 घंटे में भरना था पानी से, वो 3 से 4 घंटे में भर जाता है। बिल्कुल। तो यानी पानी की बचत हो रही है। अब पानी हमारा जो एक ऐसी चीज है जिसे हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम बचा सकते हैं। इसी में ही एक हम बताते हैं कि जो धान की सीधी बिजाई है, इस चीज को भी हम बोलते हैं किसान भाइयों की आप धान की सीधी बिजाई की तरफ बढ़ें। इसमें आप पानी भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ जो लेबर है, मजदूरों की जरूरत वो इसमें नहीं होती, आप वो कॉस्ट भी बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा सरकार की तरफ से जो किसान भाइयों को एक सब्सिडी दी जाती है, जो किसान भाई पनीरी वाला धान छोड़कर सीधी बिजाई के धान पे जाते हैं, तो उनको प्रति एकड़ 4500 रुपए का जो है सहायता दी जाती है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। साथ ही साथ जैसे अगर कोई किसान भाई पनीरी वाला धान छोड़ के उस खेत में कोई और फसल लगाते हैं, फसल विविधीकरण पे जाते हैं, तो उसमें भी उनको कुछ अनुदान दिया जाए। तो ये चीजें जो है ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो किसान भाइयों को फायदा करती है। अब हम बोलते हैं कि किसान भाई की जो शुद्ध आय है वो कैसे बढ़े। एक तो हम कहते हैं कि उत्पादन बढ़े, तो उत्पादन बढ़ रहा है मतलब किसान भाई का मुनाफा बढ़ रहा है। पर अगर साथ के साथ हम उनकी लागत भी कम कर सकें तो इसमें दोहरा फायदा यानी शुद्ध लाभ वो बढ़ेगा। बिल्कुल। और सारी चीजें जो हैं, चाहे वो जल का संचयन करने के हिसाब से हो, जल संरक्षण के हिसाब से हो, खेत का ध्यान रखने के लिए हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती की तरफ जाके हो, मेड़ ठीक से बनाएं, सही समय पे सही जो चाहे दवा इस्तेमाल करनी संतुलित रूप से करें, खाद इस्तेमाल करनी उसको संतुलित रूप से करें। तो ओवरऑल हम बात करते हैं कि शुद्ध लाभ किसान भाई का बढ़ता है। यानी कि सही समय पे, सही मात्रा में और सही खाद का हम प्रयोग करेंगे तो बचाव होगा। डॉक्टर सरिता जी, जो खेत बचाओ अभियान है, इस पे आप अंत में क्या संदेश दोगे हमारे किसान भाइयों को? मैं किसान भाइयों को संदेश ये देना चाहूंगी कि हम जो वैज्ञानिक हैं लगभग हर जिले में कोशिश कर रहे हैं किसान भाइयों तक पहुंचने की। कृषि विभाग की तरफ से भी इसमें काम किया जा रहा है। हमारे जो विस्तार शिक्षा निदेशक हैं डॉक्टर नरेश कौशिक जी, उनके दिशा निर्देश ये हम काम कर रहे हैं और किसान भाइयों तक हम पहुंचते हैं। उनको हम सारी जो सलाह है, जो हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश की गई बातें हैं, वो उनको बताते हैं। तो हम किसान भाइयों से निवेदन करें कि आप इन तकनीकों को, इन सलाह को अपनाएं, इनके हिसाब से अपनी खेती किसानी को सुधारें और निश्चित रूप से आप ये मानेंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, इन चीजों को मान के चलते हैं, आप अपनी अच्छी पैदावार कर पाएंगे, अपने खेत को बचा पाएंगे, अपनी मिट्टी को बचा पाएंगे। और हम अगर ये कहें कि खेत अगर बचता है तो हमारा देश बचता है, किसान बचता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर सरिता जी, आपने खेत बचाओ अभियान पे हमारे किसान भाइयों को बड़ी बारीकी से सब बातें बताई हैं। उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इससे लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सरिता दहिया जी, ये तो हमने सुनी भेंट वार्ता और डॉक्टर सरिता जी ने बड़ी बारीकी से जो है किसान भाइयों को जानकारी दी कि हमने अपना खेत किस तरह बचाने हैं। तो उम्मीद है हमारे जो किसान भाई है जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। और खेती बाड़ी में मौसम का भी बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका है और इसलिए भाई मौसम की जानकारी भी किसान भाइयों ने समय समय पर देना जरूरी है। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है
32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेल्सियस। जी विनोद जी, देखो अपने श्रोता हैं जो कार्यक्रम सुने हैं जी, तो उन्हें कल की भी जानकारी दे दो ताकि वो कल भी तैयार रहे, भी उनके काम की बात बताई जाएंगी। बिल्कुल सरिता जी, और कल के जो कार्यक्रम के विषय है वो है, हम चर्चा करेंगे कल अन्नदाता कार्यक्रम में फलदार वृक्षों में सूत्रकृमि रोग पहचान और रोकथाम के उपाय पर, और साथ ही भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे मिर्च की बिजाई में सावधानी पे, और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती शुरू करने में सावधानियों पे। तो विनोद जी देखो, आज जो चर्चा का विषय है हम उस पर चर्चा कर ले हैं कि भी पुदीने की वैज्ञानिक विधि से बिजाई। हाँ, तो पहले मेरी बात सुनो विनोद जी। देखो पुदीना एक औषधीय पौधा तो है ही है, वो हमारे पेट खातर तो है ही, और स्वाद भी उसका निराला है, हर चीज में स्वाद आवा है उसका। उसके साथ साथ जो अपने सौंदर्य प्रसाधन है भाई, जैसे शेविंग क्रीम है, दंत मंजन है, अपनी स्किन क्रीम है, इनमें बहुत जगह प्रयोग हुए हैं, और एक अच्छा माउथ फ्रेशनर भी है पुदीना। बिल्कुल जी। तो उपयोग तो इसके हैं, एक मतलब व्यवसायिक खेती कर सके हम पुदीने की। बिल्कुल। तो आप हमने बताओ भी इसकी खेती करण खातिर सबसे पहले तो हमने भी कौन सी किस्म लगावे, इसकी किस्म भी हुए हैं और कौन सी बढ़िया हुआ है, कौन सी लानी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी दो जी। सरिता जी, आपने जो जिक्र करा कि पुदीने की खेती का, तो उन्नत किस्म तो अपने जो हरियाणा की ज़्यादातर जो स्थानीय किस्म है जो अपने किसान भाई लगान ध्यान लग रहे हैं, वही सारी जो है किस्म बढ़िया किस्म मानी गई हैं। और किसान भाई ने जो खेत की तैयारी करनी है, तो खेत की तैयारी करने खातर जो है एक अच्छे जल निकास वाली जो जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी है वो इसमें सब तक बढ़िया रहा है, यानी बालू रेत वाली थोड़ी सी बालू मिट्टी है वह जरूरी है। और साथ में जो हम जुताई करें तो मिट्टी जो पलटन वाला हल है उससे 2-3 बार जो खेत की बड़ी डाल जुताई कर दें, ताकि जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए, और फिर भाई पाटा लगा के खेत ने छोटी छोटी क्यारियां में बांट लें जी। और बात करें बिजाई के तरीके की, तो पुदीने की जो जड़ है, क्योंकि जड़ के माध्यम तक लग है, तो यानी पुदीने की जड़ लाई जाए। जी बिल्कुल जी। और इसमें 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े ने जमीन के अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पे 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियां हम लगा दें। यानी हमने 4-5 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेना है और वो 3-4 सेंटीमीटर जमीन में दबाना बिल्कुल, है, बाहर मतलब 1 सेंटीमीटर रहे। हाँ बिल्कुल। और जो हमने दूरी रखनी है वो 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है पंक्तियां के बीच जी। और जो ये कटी हुई जड़ है उनके जो टुकड़े हैं वो गन्ने की तरह सीधे जो है वो सिरा मिलाकर जो है बिजाई करी जा सके हैं। और 1 एकड़ खातर हमने लगभग 100 किलो पुदीने की जो गांठ है वो हमने जरूरत पड़ेगी। साथ ही जो पुदीने की जड़ है उसमें 7 से 8 दिन में जमाव होना शुरू हो जाए, और लगभग 1 महीने के बाद जो है इसमें पत्ती आनी शुरू हो जाए, यानी वो 7-8 दिन में अपना पत्ती उगनी दिखने लग जाए जी। बिल्कुल। तो फिर इसमें पानी किस तरह सिंचाई करी जाएगी, पानी पूनी क्यों कर दिया जाएगा? अगर पानी की बात करें तो पुदीने में पहली सिंचाई जो है बोने के तुरंत बाद किसान भाई जरूर कर दें, और उसके बाद लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई इसमें कर दे रहे हैं। अच्छा। साथ ही ध्यान रखें कि फसल ना सूखा ना रखें, क्योंकि इसका जो है फसल पर बुरा असर पड़ेगा, यानी नमी बनी रहनी जरूरी है, खेत में नमी बना कर रखनी जरूरी है इसमें। अब देखो विनोद जी, आपने सिंचाई की बात करी तो उसकी गेला कुछ खरपतवार भी उग जाएंगी, तो उन पर नियंत्रण भी तो जरूरी है। सरिता जी, आपने बढ़िया बात कही कि भी हाँ बिल्कुल, सिंचाई जब हम खेत में करें हैं तो साथ में खरपतवार की समस्या भी खेत में आवा है। तो पुदीने में शुरू के दिनों में तो खेत ने खरपतवार तक नियंत्रित करके रखा है, और साथ में करें निराई गुड़ाई समय समय पे काम कर दे रहे हैं, और पहली कटाई होने पर जो है खेत ने खरपतवार तक मुक्त करके उसमें जो है उसका बात का खास ध्यान रखें। विनोद जी देखो, हमने टाइम पर बो दी और अच्छी तरीके से बोई हुआ, पानी भी दे दिया, और फिर उसमें खरपतवार वगैरह भी हटा दी है जी। तो फसल तो बढ़िया होएगी। तो उस फसल ने काटने का क्या टाइम हर के ऊपर काटनी चाहिए, थोड़ा सा वो भी बता दो। सरिता जी, जो हमारे किसान भाई जो पुदीने की फसल ले रहे हैं, तो पुदीने की जो पत्ती है उन्हें कच्ची अवस्था में काट लें और उनमें फूल नाड़ दें। साथ ही हरी पत्तियां काटनी हरी पत्ती काटनी है। और पुदीने की जो कटाई है वो दिन के समय में किसान भाई जरूर करें, और अच्छे ढंग से खेती करने पर जो है 120 से 150 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से पुदीने की जो है हरी गुच्छियां किसान भाई ले सके हैं, यानी खूब अच्छी इसमें पैदावार हो जाएगी। और सरिता जी, हमारे जो श्रोता भाई हैं किसान भाई वो बड़ी बात देख रहे हैं कि कोई लोकगीत तो सुनाया नहीं आज इनने। बिल्कुल विनोद जी, देखो जानकारी तो जरूरी है, उसके साथ साथ मनोरंजन भी उतना ही महत्व रखे हैं, तो आप मनोरंजन में भी एक गीत सुना दो। और भाइयों सुनाऊंगे एक लोकगीत, लेकिन एक अंतराल के बाद। दादी की कहानियाँ
पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी। 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है। आकाशवाणी, सुनते रहें, जुड़े रहें। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन। श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स OTT पर। जमुना के तट दर्शन लागे कर देना पोबारा भगवन कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा भगवन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा भगवन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा ले ले जन्म दोबारा ले ले जन्म दोबारा और ले ले जन्म दोबारा भगवन कृष्ण मुरारी भगवन कृष्ण मुरारी
ये तो सुना भाइयों ने फिल्मी लोकगीत और फिल्म थी छैल गिल्ला जागी। और इब करें भाइयों चर्चा आज की नसीहत के तहत पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण और इसके उपचार पे। जी विनोद जी, देखो जो नई ब्याई हुई गाय भैंस हुए हैं जी, उनमें एक बीमारी देखने मिले है कि उनमें बुखार हो जाए। बिल्कुल सरिता, और वो कई बार उनका जानलेवा भी हो जाए। तो एक बार आप थोड़ा सा अच्छे से बता दो भी ये बुखार क्या हुआ है, किस में हुआ है। सरिता जी, जो आपने बात करी भाई जो नए ब्याह जो पशु है हमारे गाय भैंस हैं, तो उनमें ये रोग जो है खून में कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण हो जाए, और ख़ास तौर पर जब यह कमी है वो दूध में कैल्शियम की मात्रा जब ज़्यादा निकल जाए तो उस कारण जो है दुग्ध जवर के प्रति जो है या जो दुग्ध जवर की जो समस्या है या हमारे जानवरों में देखी जावे है। और ये रोग जो है ज़्यादातर जो कतिपय नस्ल की जो पशुधन है हमारा उसमें ज़्यादा देखी जावे है, और पहले ब्यात में या बहुत कम ही पशुओं में आवे है समस्या। लेकिन जो दूसरा ब्यात आ जाए तो यह प्रकोप थोड़ा सा बढ़ जाए है, और तीसरे और चौथे ब्यात में तो जब दूध की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये रोग ज़्यादा हो जाए। यानी आपके कहने का मतलब यो है कि भी जो पहली बार ब्याह है उसमें ये रोग कम मिलेगा या ना भी हो, बिल्कुल, क्योंकि आपने इसका कारण बताया कैल्शियम की कमी से। अब जैसे जैसे वो ब्याह बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी तो उसमें कैल्शियम की कमी तो अप होती चली जाएगी, और उसकी कमी से यो बुखार हो है। तो इसके थोड़े से आपने भी कारण भी बता दिया कैल्शियम की कमी से। भी लक्षण कैसे पता चलेगा भाई अब इस बीमारी का शिकार है, क्या लक्षण दिखाई देंगे? सरिता जी, जो इसकी लक्षण की बात करें तो एक तो जिसमें हमारा जो पशुधन है एक तो कांपना शुरू कर देगा, मतलब कपकपी, चलते चलते लड़खड़ाना शुरू कर देगा। उसकी जो नाड़ी है वो तेज हो जाएगी, जो हमारे बुखार के लक्षण है वो भी नाड़ी तेज हो जाए, शरीर कमजोर हो जाए, और साथ ही साथ जो है सांस के साथ साथ जो है उसकी कोख भी जो है ऊपर नीचे होना आ जाए। यानी जो आप सबसे जो श्यामी लक्षण दिखेगा वो कोख ऊपर नीचे होगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो है दूध की मात्रा हमारे जो पशु है उसमें कम हो जाएगी, और पशु जो है जुगाड़ी करना बंद कर जाएगा, यानी कि सुस्त पड़ जाएगा, जुगाड़ी बंद कर देगा। आपने न्यू नहीं कहा अगर गोडे ढीले छोड़ दिए तो पशुआ में दिखने मिलेंगे। बिल्कुल, आंख जो है बंद रहेंगी, आंख नहीं खुलेगी इसकी, और जो पशु है वो जो है उसमें जो उसका मुंह है वो भी शुष्क हो जाएगा, और खास तौर पर जो है पशु जब है वो बैठा रहेगा, उठड़ की हिम्मत उसमें होगी नहीं। तो ये जो है खास तौर पर लक्षण है जो इसमें हमने देखने मिलेंगे। देखो आपने ये लक्षण तो बता दिए, इनका इलाज भी जरूरी है। तो भी इसका इलाज रोकथाम क्यों करी जा सके? सरिता जी, जो हमारे अगर पशुधन में ये लक्षण दिखे तो जो ब्याणत है पहला यदि पशु को जो है गेहूं का छानस, यानी जो बूर होया बूर है, बिल्कुल वो 6 से 7 दिन खातर जो है जरूर खिलावे, और ब्याण के बाद जो है इस रोग के होने की जो संभावना उससे कम हो जाएगी। साथ ही ब्याण के बाद जो है पशु का पूरा ध्यान रखें, और रोग का कोई भी लक्षण अगर दिखाई देवे तो तुरंत जो है अपने आसपास अपने गांव में जो भी कोई पशु चिकित्सक है उसके द्वारा जरूर लेकर जाओ। यानी आपने शुरुआत तो पहले कर देनी है, 6-7 दिन पहले उससे वो छानस खिलानी उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, फिर भी उसमें आपके लक्षण है बीमार है पशु तो डॉक्टर ने जरूर बुलाना। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो है जो बीमार गाय या भैंस है उसके ठीक होने के 12 घंटे बाद तक जो है उसने उसका दूध ना निकाला है, और ना ही जो है 2-3 दिन तक उसके थना पर दूध जो है खाली रहना दे। यानी दूध काट जब उसमें थोड़ा सा दूध छोड़ दे, बिल्कुल निचोड़ने नहीं। निचोड़ने नहीं है। और पशु जो धन है हमारा उसने नर्म और पौष्टिक जो आसानी से जमोड़ वाला जो खाना है वो जरूर दे रहे हैं, ताकि उसकी सेहत जो है दोबारा बढ़ सके। तो ये तो करी चर्चा पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण और उसके उपचार पर। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।